नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, कनाडा में मौजूद मणिपुर के कुकी जो जनजाति समूह से एक नेता ने पूर्वोत्तर के राज्य में हो रही हिंसा पर भाषण दिया है। इसकी वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल अगस्त की शुरुआत में कनाडा के सरे शहर में उसी गुरुद्वारे में आयोजित हुआ एक इवेंट में मणिपुर हिंसा पर भाषण दिया गया, जिसका चीफ खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर था। ऐसे में मणिपुर हिंसा और खालिस्तान गतिविधियों के बीच लिंक की बात हो रही है। नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन के कनाडा चीफ लीन गांगटे ने अपने भाषण में भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रही हमलों की निंदा की थी। उसने कनाडा से हर संभव मदद की गुजारिश करी थी। नमता ने फेसबुक और एक्स पर 7 अगस्त को वीडियो पोस्ट किए। हालांकि जब खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मरने के बाद भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ने लगा तो इस संगठन ने धीरे से इस वीडियो को डिलीट कर दिया। कुकी जो जनजाति आने वाले लीन गांगटे ने मणिपुर में हो रही हिंसा और मैतेई समुदाय को लेकर बयान दिया था। गांगटे ने कहा था कि 4 मई को भीड़ ने मेरे घर हमला किया और मेरे पिता को जान से मारने की कोशिश की। वे 80 साल के हैं। उन्होंने हमारा घर लूटकर उसमें आग लगा दी। मेरे बड़े भाई और उसके परिवार को घर छोड़कर भागना पड़ा। मणिपुर में 3 मई से ही जल रहा है। अब तक 120 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 7,000 से ज़्यादा लोगों का घर लूटा गया है और जलाया गया है। गांगटे ने आगे कहा कि सैकड़ों चर्चों को जलाया गया और घाटी में 200 गांव को खत्म कर दिया गया। अगली खबर, एशियन गेम्स में 2023 में भारत की शूटिंग में एक और मेडल मिला है। 10 मीटर एयर मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के सरबजोत और दिव्या ने सिल्वर अपने नाम किया। भारत टीम से गोल्ड की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फाइनल गंवाने के बाद उन्हें सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। यह भारत के लिए शूटिंग में 8वां सिल्वर मेडल है। वहीं ओवरऑल यह शूटिंग में भारत के लिए 19वां मेडल था। भारत की ओर से शूटिंग लगातार शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में मेजबान चीन ने नंबर 1 पर रहते हुए गोल्ड अपने नाम किया। भारत की ओर से 14 का स्कोर किया गया, वहीं चीन ने 16 का स्कोर कर अव्वल नंबर की पोजीशन हासिल की। यह 7वें दिन भारत का पहला मेडल था। भारत के खाते में अब तक 34 मेडल्स आ चुके हैं। यह भारत के खाते में ओवरऑल 13वां सिल्वर मेडल था। इसके अलावा भारतीय दल 8 गोल्ड और 13 ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुका है। भारत को पहला गोल्ड निशानेबाजी में ही मिला था। भारत में अब तक 8 में से 6 गोल्ड शूटिंग में जीते हैं। भारतीय शूटर्स लगातार शानदार खेल दिखा रहे हैं। यह भारत की ओर से एशियाई गेम में शूटिंग में सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। वहीं भारत की ओर से लॉन्ग जंप में भी मेडल की उम्मीद की जा रही है। भारतीय खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मुरली को फाइनल में के लिए क्वालिफाई करने के लिए 7.90 लंबी जंप की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने 7.97 मीटर लंबी जंप लगाकर फाइनल में अपना नाम दर्ज करवाया है। उन्होंने ये आंकड़ा पहले ही प्रयास में हासिल कर लिया था। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में इन दिनों वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने 10 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सरकार की ओर से जारी सूची के मुताबिक महाराजगंज से जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को बाराबंकी का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं मथुरा के नगर आयुक्त IAS अनुय झा को महाराजगंज का जिलाधिकारी पद सौंपा गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी की गई नई लिस्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव का पदभार संभाल रहे IAS M देवराज को वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर MKS सुंदरन को बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव का पद सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश शासन में चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव का पद संभाल रहे पार्थ सारथी सेन शर्मा को वर्तमान पद के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के विशेष सचिव का पद संभाल रहे IAS अधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी को चित्रकूट धाम मंडल का प्रभारी आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में मौजूद भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संकल्प सप्ताह देश के आकांक्षित ब्लॉकों में 1 हफ्ते तक चलने वाला कार्यक्रम है। संकल्प सप्ताह आकांक्षित ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने इस साल जनवरी में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका मकसद देश में 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉक को सुधारने का है। पीएम मोदी ने पंचायत और ब्लॉक स्तर के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से हस्तशिल्पकार और कारीगर पहुंचे हैं। इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई हुई थी। पीएम मोदी ने इन सभी स्टॉलों पर मौजूद चीज़ों को देखा और इन्हें तैयार करने वालों के साथ चर्चा की। इसके बाद वह कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने लोगों को संबोधित किया।
इस कार्यक्रम का आयोजन भारत मंडपम में किया गया है, जहां कई और नेता भी मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से संबोधित करते हुए कहा कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ग्राम पंचायत की तेजी से काम करने की वजह से ही ब्लॉक का विकास होता है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारत मंडपम में हो रहा है, इससे भारत की सोच का पता चलता है। 1 महीने के भीतर यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जो देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर वो लोग बैठे थे जो दुनिया को दिशा दिखाने का काम करते हैं। अगली खबर, 2000 रुपए के नोट को बैंकों में बदलने का आज आखिरी दिन है। यदि आपके पास भी 2000 के नोट हैं तो जल्दी करें और तुरंत उनको बैंक या एटीएम के माध्यम से जमा करा दें। 2000 के नोटों को जमा करने के लिए बैंक में शाम 4 बजे तक और एटीएम में मध्य रात 12 बजे तक का समय दिया गया है। बैंक अधिकारियों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर के बैंकों में 2000 के नोटों को बदलने का जो लक्ष्य दिया गया था वह अंतिम तिथि से 1 सप्ताह पहले ही बैंकों ने पूरा कर लिया है। गौरतलब है कि बीते 23 मई को 2000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया चल रही थी। 30 सितंबर को 2000 के नोट बदलने का अंतिम दिन है। शनिवार को बैंकों को शाम 4 बजे तक एटीएम के माध्यम से रात 12 बजे तक 2000 के नोट बदलने की सुविधा दी जाएगी। बैंक अधिकारियों के अनुसार बैंकों को शाम 7 बजे तक करेंसी अधिकारियों के बैंकों को शाम 7 बजे तक करेंसी चेस्ट जमा करानी होगी। इसके अलावा सभी एटीएम के पैसे अगले दिन तक जमा कराने होंगे। अधिकारियों के अनुसार नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सभी 35 बैंकों में लगभग 570 शाखाएं संचालित की जा रही हैं। वहीं 820 एटीएम मशीनें संचालित हैं। नोट बदलने की घोषणा के बाद से ही इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंकों ने 600 अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया था। जिले को मिला लक्ष्य अंतिम तारीख सप्ताह से पहले ही पूरा कर लिया गया। इसके बाद भी लोगों ने लगभग 20 करोड़ से अधिक रुपए बैंकों में जमा कराए हैं। सितंबर माह में बैंकों में एक दिन में औसतन 18 से 20 करोड़ रुपए तक लोगों ने जमा कराए हैं। अगली खबर, न्यूयॉर्क के ग्रोवर कैथी होजली में मूसलाधार बारिश के कारण सबवे और सड़कों पर पानी भर जाने और उड़ानों में देरी के बाद न्यूयॉर्क शहर, लॉन्ग आइलैंड और आसपास के क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार तड़के बारिश से न्यूयॉर्क शहर में अचानक बाढ़ आ गई। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और में शनिवार सुबह 6 बजे तक बाढ़ की निगरानी लागू है। कभी कभी 1-2 इंच प्रति घंटे की वर्षा होने के बाद है और तेज तूफान के कारण बिग एप्पल की मेट्रो प्रणाली को बंद कर दिया गया है। कुछ सड़कों और राजमार्गों पर पानी भर गया है और लंगाजिया हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल के पहुंच बंद हो गई है। शुक्रवार को सुबह कई सबवे लाइनों को निलंबित कर दिया गया था, जबकि अन्य लाइनों पर बाढ़ वाले स्टेशन के माध्यम से सेवा निलंबित कर दी गई है। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सबवे अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया गया कि भारी बाढ़ के कारण बेहद सीमित मेट्रो सेवा उपलब्ध है। कई स्टेशनों पर सेवा निलंबित है। होचुल की घोषणा के बाद न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्सन का एक आदेश आया, जिसमें उन्होंने निवासियों से तूफान के दौरान आश्रय लेने के लिए कहा है। एडम्स ने कहा कि मैं सभी न्यूयॉर्क वासियों से कहना चाहता हूं कि अत्यधिक सतर्कता और अत्यधिक सावधानी बरतने का समय है। यदि आप घर पर हैं तो घर पर ही रहिए। यदि आप काम पर या स्कूल पर में हैं तो भी आश्रय लीजिए। शुक्रवार सुबह 11 बजे न्यूयॉर्क शहर के कुछ हिस्सों के 5 इंच बारिश हुई है। वीडियो फुटेज में ब्रुकलिन नगर की रेड हुक पड़ोस में सड़कों पर बाढ़ में फंसी हुई कारों को दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों के बाढ़ में पानी के एक नाले को साफ कर रहे थे। खराब मौसम के कारण फिलाडेल्फिया फिलिस और न्यूयॉर्क मेट्स के बीच शुक्रवार रात को होने वाले खेल को भी स्थगित कर दिया गया। अगली खबर, पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अक्सर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वे कई बार अपनी पार्टी के लाइन से अलग जाकर खुलकर बोलते हैं, जिसकी वजह से वे कई बार बीजेपी को असहज स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। वरुण गांधी ने एक बार फिर अमेठी स्थित संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द किए जाने के फैसले को लेकर अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के पीछे अस्पताल का नाम तो नहीं है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को सामान्य के रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द किए जाने पर सवाल उठाया और कहा कि संजय गांधी अस्पताल में 450 कर्मचारियों और उनके परिवार का ही नहीं, रोज सैकड़ों की संख्या में इलाज कराने वाले सूबे की आम जनता का भी है। उनकी पीड़ा के साथ न्याय मानवता की दृष्टि ही कर सकती है। व्यवस्था का अहंकार नहीं, कहीं नाम के प्रति नाराजगी लाखों का काम न बिगाड़ते। दरअसल संजय गांधी अस्पताल वरुण गांधी के पिता के नाम पर है, जिसका उद्घाटन तत्कालीन इंदिरा गांधी ने किया था। इस अस्पताल का लाइसेंस निलंबित होने के लेकर वरुण गांधी लगातार सवाल उठा रहे थे। इससे पहले उन्होंने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को भी पत्र लिखकर इस पर अपनी नाराजगी जताई थी और उक्त कार्रवाई पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल के लाइसेंस का त्वरित निलंबन उन सभी व्यक्तियों के साथ अन्याय है जो कि न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बल्कि अपनी आजीविका लिए भी संस्थान पर निर्भर हैं।
वहीं दूसरी तरफ अस्पताल का लाइसेंस रद्द होने के बाद अस्पताल के करीब 400 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि एक अस्पताल बंद होने की वे बेरोजगार हो गए हैं। अस्पताल के रोजाना करीब 800 मरीज इलाज के लिए आते थे। ऐसे में आसपास के लोगों को भी इस फैसले को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।